Welcome back, students. Before I begin the video lecture, so I'd like to request my viewers to please subscribe and share my channel. Okay, so let's start. आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट इंगेजमेंट एंड इंगेजमेंट लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑडिट इंगेजमेंट? अब ऑडिट इंगेजमेंट होती क्या है? ऑडिट इंगेजमेंट बेसिकली एक लीगल रिलेशनशिप है बिटवीन whom? बिटवीन क्लाइंट एंड द ऑडिटर. क्लाइंट कौन होता है? जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ऑडिटर और जो कंपनी जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं, जिसको हम क्लाइंट का नाम दे रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान लीगल रिलेशनशिप. अब ये रिलेशनशिप, इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किन बेसिस पे ये रहेगी रिलेशनशिप, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है और किन चीज़ों से आपने दूर रहना है, वगैरह वगैरह. ये सब चीज़ें ऑडिट इंगेजमेंट में शामिल होती हैं. ठीक है, ओके. इश्यूज टू कंसीडर प्रायर टू एक्सेप्टिंग इंगेजमेंट. अब जब एक ऑडिटर एक इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जा रहा है, इंगेजमेंट किसके साथ? अपने क्लाइंट के साथ एक एक्सेप्ट करने जा रहा है, तो कुछ इश्यूज हैं जो उसने पहले उसको कंसिडर करना है, उनको देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी. बेसिकली एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसने ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, एक अपनी ओपिनियन देनी है अबाउट द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लाइंट. ठीक है, अब ये उसका ऑब्जेक्टिव है. अब ये ऑब्जेक्टिव उसका इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी भी तरह से किसी भी किस्म का कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे. तो बेसिकली पहले ऑडिटर ये कंसिडर करेगा कि ऐसा तो कोई इशू कंपनी में, अगर हम ये इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लें तो मेरी इंडिपेंडेंस को या मेरी ऑब्जेक्टिविटी को तो कोई थ्रेट नहीं होगा. ठीक है, और जो थ्रेट्स होते हैं मेनली, वो मैंने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इंटेग्रिटी. फिर अगली चीज़ ऑडिटर ये कंसिडर करता है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को. ठीक है, अब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को वो इस तरह से चेक करता है, उसकी रेपुटेशन देख सकता है, उसका पास्ट रिकॉर्ड देख सकता है, वहाँ की जो सीनियर मैनेजमेंट है उनकी ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी को चेक कर सकता है इस तरह से, और लास्ट जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको भी चेक कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह से वो मैनेजमेंट इंटेग्रिटी को चेक करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग. अब हर कंट्री का अपना अपना रूल होता है अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग. तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि जिस कंट्री में आप वो ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं उसके रूल्स क्या हैं, और जो कंपनी है, जो क्लाइंट है आपका, क्या वो उसके साथ कंप्लाई कर रही है, कंप्लाइंस कर रही है या नहीं कर रही. ठीक है, और क्या लिमिट है उसकी, और किस तरह से वो रूल्स फॉलो करने चाहिए, और वो कंपनी किस तरह से कर रही है. और अगर कोई सस्पिशियस मैटर आपको नज़र आ रहा है तो आप फ़ौरन ऑडिट को छोड़ सकते हैं या उनकी कंप्लेन भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज किस तरह से, अब बीइंग एन ऑडिटर आप एक कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं, हो सकता है वो कंपनी बहुत बड़ी हो, या अगर इतनी बड़ी नहीं है तो उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हों, आपके पास इतना ह्यूमन रिसोर्स ना हो. ठीक है, आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप उसकी सारी एक्टिविटीज़ को, या आप उसको एक अच्छा ऑडिट आप उसके ऊपर परफॉर्म ना कर सकें. तो आपने अपने रिसोर्सेज को भी कंसिडर करना है कि आप क्या उस कंपनी को उतना टाइम, उतने रिसोर्सेज आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, आपके पास वो हैं या नहीं है. नेक्स्ट इज़ रिस्क. रिस्क में आपने यही देखना है कि इसमें आपने कंपनी की परफॉर्मेंस देख ली है. ठीक है, उसके साथ आपने उसका वहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख सकते हैं आप उसमें. ठीक है, कोई ऐसी इस तरह की कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस वगैरह. ठीक है, और वहाँ के कंट्रोल्स कैसे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये वाले रिस्क बन जाते हैं. फिर आप ये उसके आपके इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस बढ़ा देते हैं. तो ये रिस्क होते हैं बेसिकली आपकी ओपिनियन के लिए. तो इनको आपने कंसिडर करना है. फ़ीस कंसिडर करनी है. फ़ीस हमेशा से पहले से डिसाइड होनी चाहिए. मार्केट रेट क्या चल रहा है, वो आपको क्या ऑफ़र करा रहे हैं, आपकी क्या मर्ज़ी है, और म्यूचुअल सेटलमेंट जो है वो फ़ीस पे किस तरह से हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल क्लियरेंस. सबसे पहले प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में ये चीज़ आती है कि
कंपनी जो आपका क्लाइंट है वो जिस नेचर का है, वो जिस नेचर की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आपका क्लाइंट, उस तरह की एक्सपर्टीज़ आपके ऑडिट टीम में है या नहीं है, वो स्किल्स आपके पास हैं उस तरह की एक्टिविटीज़ को ऑडिट करने के लिए। ठीक है, लेट से आप किसी बैंक का ऑडिट करने जा रहे हैं और आज तक आपने सारी जो है वो लाइक स्टील मिल्स का आपने ऑडिट किया है, तो ऑब्वियसली आपके पास बैंक का ऑडिट करने की एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अपनी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज को चेक करना है कि क्या आप कॉम्पिटेंट हैं उस फर्म, उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल क्लियरेंस। आपने प्रोफेशनल क्लियरेंस लेनी है। एक एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आपने प्रोफेशनल क्लियरेंस लेनी है। अब आपने प्रोफेशनल क्लियरेंस किससे लेनी है? आपने लास्ट ऑडिटर से लेनी है। ठीक है, ये एक ऑडिटर का, जो न्यू ऑडिटर आ रहा होता है, ये उसका राइट बनता है कि वो लास्ट ऑडिटर से प्रोफेशनल क्लियरेंस ले। ठीक है, उसको एक लेटर लिखे कि हम ऐसे ऐसे ऑडिट करने जा रहे हैं इस कंपनी का जिसका आपने लास्ट ईयर किया है, तो उसकी कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए जाएँ या हमें प्रोफेशनल क्लियरेंस दी जाए। ठीक है, और अगर अब वो जो लास्ट ऑडिटर होता है वो कंपनी की परमिशन से आपको क्लियरेंस देता है, लेकिन अगर कंपनी उसको मना कर दे तो ऑब्वियसली ये एक डाउटफुल बात है कि उसने पिछले ऑडिटर को मना कर दिया किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स देने से और कुछ भी कहने से, तो ये एक डाउटफुल बात है। तो फिर इसमें फिर आप इसको कंसिडर करेंगे, फिर आपने आगे वो एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी, फिर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रेपुटेशन। अब रेपुटेशन किस तरह से, आपने कंपनी का जो आपका क्लाइंट है आपने उसकी मार्केट में रेपुटेशन देखनी है। बिकॉज आप अगर एक बैड रिप्यूटेड कंपनी या क्लाइंट के साथ जब आप उसको ऑडिट करेंगे तो ऑब्वियसली आप भी उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब आप उसके साथ कनेक्ट होंगे, उसकी बैड रेपुटेशन होगी, तो आपकी रेपुटेशन पे भी उसका फ़र्क पड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। अब ऑडिट करने से पहले कुछ पहले कंडीशंस होती हैं, वो आपने देखनी होती हैं हर हाल में। ठीक है, तो प्री कंडीशंस क्या हैं ऑडिट की, लेट्स डिस्कस। तो प्री कंडीशंस पे वैसे एक अलग से स्टैंडर्ड भी है विच इज़ ISA 210, प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। अब प्री कंडीशंस ऑडिट की ये हैं, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी मामलात हैं जो ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान पहले से तय होने चाहिए। ठीक है, उसी के बाद मतलब वो एक अंडरस्टूड बात है कि ये चीज़ें होनी ही होनी है अगर हम आपका ऑडिट करेंगे। तो कुछ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि उन्होंने जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हुई है वो अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क होनी चाहिए। ठीक है, ये मैनेजमेंट की ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उसको अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही सब कुछ तैयार करना है। नेक्स्ट इज़ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना भी मैनेजमेंट ने है, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये अंडरस्टूड बात है। नेक्स्ट इज़ एक्सेस, कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने ऑडिटर को पूरी एक्सेस देनी है हर डॉक्यूमेंट पे। ऑडिटर ऑडिट करते हुए उसको जिस जिस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बगैर किसी प्रॉब्लम के मैनेजमेंट ने उसको, ऑडिटर को, उन डॉक्यूमेंट्स की या उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस देनी है। सो दीज आर द प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। नेक्स्ट इज़ इंगेजमेंट लेटर। अब इंगेजमेंट लेटर क्या होता है? जैसे ऑडिट इंगेजमेंट एक लीगल रिलेशनशिप है बिटवीन ऑडिटर एंड इट्स क्लाइंट्स, तो इंगेजमेंट लेटर बेसिकली एक लेटर है जिसके ऊपर ये सब कंडीशंस, ये सब टर्म्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें ऑलरेडी रिटन फॉर्म में होती हैं। ठीक है, वो इंगेजमेंट लेटर जो है वो दोनों पार्टीज़ मतलब कि क्लाइंट भी और ऑडिटर भी वो साइन करते हैं और फिर अपना ऑडिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बनाता कौन है इंगेजमेंट लेटर? इंगेजमेंट लेटर बेसिकली कंपनी बनाती है, क्लाइंट बनाता है। ठीक है, लेटर हेड उसका होता है, स्टैम्प उसकी लगती है, बट उसके जो कंटेंट्स हैं कि उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या ऐड करना है, वो ऑडिटर उनको बताता है। ऑब्वियसली म्यूचुअल डिस्कशन के बाद ऑडिटर बताता है, ठीक है, कि इंगेजमेंट लेटर में लिखना क्या क्या है, बट लेटर हेड किसका होता है? कंपनी का, क्लाइंट का होता है। इशुएंस। अब इंगेजमेंट लेटर हम इशू कब करते हैं? जब आप किसी भी कंपनी का फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे होते हैं,
तब इंगेजमेंट लेटर इशू होता है, ठीक है। अच्छा, बट अगर आप अगले साल भी आप ही को वो कंपनी मिली है, आप ही ने दोबारा उसका ऑडिट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंगेजमेंट लेटर को री इशू कराया जाए। वही जो पुराने वाला इंगेजमेंट लेटर है वही चलेगा आगे भी, बिकॉज ऑडिटर वही है, क्लाइंट वही है, तो वही सेम चीज़ें होंगी, वही म्यूचुअल चीज़ें होंगी, तो आपको दोबारा उसको री इशू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसमें कुछ चेंजिंग्स की हैं आपने, चेंजिंग्स किस तरह से कि अगर आप चेंजिंग्स आप एक इंगेजमेंट लेटर में तब करते हैं, मे बी कोई स्टैचुटरी कोई लॉ चेंज हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, कोई लॉ चेंज हो गया, किसी स्टैंडर्ड में कोई चेंजिंग आई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आप इंगेजमेंट लेटर में भी चेंजिंग करेंगे। या फिर आप अपने क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे कि वो कुछ ऐड करवाना चाहता है या कुछ रिमूव करवाना चाहता है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, म्यूचुअल डिस्कशन के बाद आप वो इंगेजमेंट लेटर में चेंजिंग्स कर सकते हैं। ओके, तो जब हम इंगेजमेंट लेटर बनाते हैं तो उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला कंटेंट इसका होता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसमें बेसिकली हम ऑडिट का, कि हम जो ऑडिटर का जो ऑडिट करने जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्वियसली उसने ओपिनियन देनी है अबाउट ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसमें उसने ऑब्जेक्टिव बताना है और साथ में स्कोप ऑफ द ऑडिट बताना है कि किस एक्सटेंट तक या किस तरह से आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके आप ऑडिट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस इंगेजमेंट लेटर में जैसे भी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया, तो वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके कंटेंट में भी ऐड होंगी। नेक्स्ट इज़ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताएगा कि उसने ट्रूथ एंड फेयरनेस के साथ, एक पूरी इंटेग्रिटी के साथ उसने एक बिल्कुल एक ओपिनियन देनी है अपनी विदाउट एनी डाउट, ठीक है, वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट उसमें उसने ये भी मेंशन करना है एक्सपेक्टेशन गैप। अब व्हाट इज़ एक्सपेक्टेशन गैप, क्योंकि जो ऑडिटर होता है ना वो हमेशा एक रीज़नेबल अश्योरेंस देता है, वो कभी भी 100% अश्योरेंस वो अश्योर नहीं होता, वो एक रीज़नेबल अश्योरेंस देता है। तो अक्सर जो यूज़र हैं रिपोर्ट के, ऑडिट रिपोर्ट के जो यूज़र हैं वो समझते हैं कि ऑडिटर जो है वो 100% अश्योरेंस दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको एक रीज़नेबल अश्योरेंस देता है, बिकॉज वो जो है वो सैम्पलिंग पे काम करता है, वो 100% पॉपुलेशन को चेक नहीं कर सकता किसी भी चीज़ की, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो वो एक रीज़नेबल अश्योरेंस दे, तो वो ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये भी बताता है कि मैं रीज़नेबल अश्योरेंस दूंगा, बल्कि 100% अश्योरेंस नहीं दूंगा। नेक्स्ट कंटेंट है एंगेजमेंट लेटर का FRF, विच इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो। उसके बाद है LRF, लीगल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि जो स्टैचुटरी बॉडीज़ जो काम कर रही हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लीगैलिटीज़ हैं, जो लीगल चीज़ें हैं, कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से परफॉर्म करनी है लीगली, ठीक है, तो उसमें लीगल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी ऐड होगा। बीच में फिर एडिशनल ड्यूटीज़ के कुछ, अगर एडिशनल ड्यूटीज़ भी अगर वो परफॉर्म करेंगे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट या ख़ुद से अगर वो करेंगे तो वो एडिशनल ड्यूटी भी बीच में डालेंगे। नेक्स्ट इज़ फ़ी जो है कितनी वो चार्ज करना चाहते हैं, कंपनी कितना देना चाहती है, और एंड में डिसाइड क्या हुआ है कि कितनी फ़ीस उनको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑडिट पीरियड, कि कितने पीरियड में मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है इस क्लाइंट को ऑडिट करने में, वो ऑडिट पीरियड भी इंगेजमेंट लेटर में शामिल होता है, हम बताते हैं, मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिपोर्ट फॉर्मेट, कि जब आपने एंड में कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट बना के देनी है, ठीक है, शेयर होल्डर्स को आपने जो रिपोर्ट दिखानी है वो उसका फॉर्मेट किस तरह से होगा। ये फॉर्मेट जो है ये पहले से ही मैनेजमेंट और ऑडिटर के दरमियान डिसाइड हो जाता है, फिर उसी फॉर्मेट के मुताबिक एंड में ऑडिटर जो है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर्स को देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंगेजमेंट लेटर एंड ऑडिट इंगेजमेंट।